नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 25 सितंबर थर्ड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, वेल्डिंग में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वेल्डिंग में आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग एक बहुत ही समान वेल्डिंग प्रक्रिया है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में गैसों के संयोजन से उत्पन्न होने वाली वर्कपीस के धातु के पृष्ठों को जोड़ने के लिए विगलित कर देता है, जिसके कारण ये एक साथ प्रभावित होते हैं। क्योंकि स्टील 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर पिघलता है, इसलिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि यह एकमात्र गैस संयोजन है जिसमें पर्याप्त गर्मी के साथ स्टील को वेल्ड किया जाता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सिरका एसिटोबैक्टीरिया परिवार से बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल अनाज शराब के किण्वन से बनाया गया। इनमें एसिटिक अम्ल जल और अन्य रसायनों की बहुत मात्रा होती है, जिसमें फ्लेवरिंग शामिल हो सकते हैं। स्प्रिट सिरका गन्ने से बनी एक मजबूत किस्म 5% से 21% एसिटिक अम्ल और दुगनी किण्वित होती है। पहला किण्वन चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, जबकि दूसरा किण्वन अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। मेथेनॉल, इसे लकड़ी अल्कोहल और मिथेल अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर ईंधन, विलायक और हिमरोधी के रूप में किया जाता है। इसे एथेनॉल के विपरीत अस्थिर ज्वलनशील है। यह मानव उपभोग के लिए विषाक्त है। इथेनॉल, यह पौधे के किण्वन की एक प्राकृतिक उपउत्पाद है और एथेनिल के जल योजन के माध्यम से भी उत्पादन किया जा सकता है। क्योंकि इथेनॉल बैक्टीरिया, कवक, वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों को मारने में प्रभावी है। यह कई हाथ प्रक्षालकों में से एक समान घटक है। इथाइल एसीटेट, एसिटिक अम्ल और इथेनॉल के बीच गठित एसीटेट एस्टर यह व्यापक रूप से खासकर पेटेंट्स, वर्निश, लुब्रिकेंट्स, सफाई मिश्रण और इत्र के इस्तेमाल में किया जाने वाला विलायक है। जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो जीएसटी 2016 में 101वें संविधान संशोधन के रूप में जोड़ा गया। जीएसटी को गुड एंड सर्विस टैक्स पूरे भारत में वस्तु और सेवाओं के लिए जीएसटी 4 बुनियादी संरचना पर 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी का आदर्श वाक्य है वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। भारतीय जीएसटी में 3 प्रकार के कर है: राज्य जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी। जीएसटी बिल राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया। लोकसभा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आपका असम था। जीएसटी परिषद गठन अनुच्छेद 279A। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। जीएसटी की अवधारणा पहली बार 2005 में थी। पी चिदम्बरम के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारत ने दोहरे जीएसटी कनाडाई मॉडल को चुना और जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। 1954 में लागू किया गया था। होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध और रंगीन 3 दिवसीय सिख त्यौहार है। यह चेंट के चंद्र महीने के दूसरे दिन होता है, जो सिखों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नानक शाही कैलेंडर का पहला महीना होता है। होला मोहल्ला जुलूस पंजाब के रूपनगर जिले के आनंदपुर में तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में होता है, जो विशेष ऐतिहासिक महत्व रखने वाले 5 सिख तख्तों में से एक है। यह खालसा पंथ के जन्म का घर है और उस समय वास्तविक कलाकृतियाँ यहाँ मौजूद होती है।
मानसीरा मेघालय किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग पठार पर स्थित है खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है और पूर्वांचल पर्वत श्रेणी और बड़ी पटकाई पर्वत श्रेणी और आगे पूर्व में जुड़ती है। सबसे ऊंची चोटी लूम शिलोंग है जो इसकी ऊंचाई 1968 मीटर ऊंची है। जयंतिया पर्वतमाला जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। यह पटकाई पहाड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा है जो भारत म्यांमार सीमाओं के पार है। गारो पर्वतमाला मेघालय भारत में गारो खासी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। पर्वत श्रेणी मेघालय उष्णकटिबंधीय इकोरेगियन का हिस्सा है। गारो ने खुद को ए चिक कहा। नोकरेक चोटी गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। दीपू भारत में असम के कार्बी आंगलोंग जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दीपू शब्द दिमास भाषा से आया जिसका सफेद पानी होता है। हरित क्रांति के दौरान कौन सा टिकट जारी हुआ? तो हरित क्रांति जुलाई 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा गेहूं क्रांति के नाम से एक डाक टिकट जारी किया गया था। राइट आंसर एक डाक टिकट गेहूं हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत 2060 के दशक में हुआ था। भारत में इसकी शुरुआत 1960 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री काल में हुआ था, लेकिन 1965-66 में पूरा जोड़ तोड़ से हुआ तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस राज्य में पड़ा था? तो हरियाणा और पंजाब में पड़ा था। कॉमन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत चौथे स्थान पर रहा था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का कुल 61 पदक जीते, 22 सोना, 16 चांदी और 23 कांस्य। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 66 पदक जीते, जिनमें से 16 निशानेबाजी में थे। इस बार शूटिंग शामिल नहीं था। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा, ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड 5वें स्थान पर। भारत ने 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला स्वर्ण जीता था, जिसने महान धावक मिल्खा सिंह ने जीता। भारत ने तब से हर राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता। 1962 और 1986 में भाग नहीं लिया। दिल्ली में 2010 राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए सबसे सफल रहा, जिसमें उसने 38 स्वर्ण पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी कनाडा में हुआ था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भाग कब लिया? 1934 ईस्वी में भाग लिया था। बिरसा मुंडा का जन्म तिथि क्या है? तो बिरसा मुंडा का जन्म तिथि 15 नवंबर 1875 को हुआ था। वह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति के थे। उन्हें उस क्षेत्र के जो अब मिलकर झारखंड और बिहार राज्य का निर्माण करते हैं में ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए जानी जाती है। स्कूली शिक्षा की शुरुआत वर्षों में बिरसा का जयपाल नाग ने सालगांव में पढ़ाया था। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला को। कोयला का 4 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वोच्च प्रकार का कोयला एंथ्रोसाइट होता है। सर्वोच्च प्रकार का कोयला एंथ्रोसाइट होता है। एंथ्रोसाइट कठोर भंगुर काला कोयला होता है। इसे कोयले में निश्चित कार्बन का उच्च प्रतिशत पाया जाता है। वो बिटुमिन्स और एंथ्रोसाइट कोयला के बीच बिटुमिन्स का कोयला पाया जाता है। अमेरिका में बिजली उत्पादन और स्टील बनाने के लिए इस कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले में उच्च ताप बिंदु होता है। जो कोयला चमकदार नहीं होता है वह उप बिटुमिन्स कोयला होता है। ऐसे कोयले को तीसरी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लिग्नाइट कोयले को भूरे कोयला के रूप में भी जाना जाता है। यह कोयला की चौथी श्रेणी है। निम्न ताप पर उच्च नमी मात्रा थी जो इसे कोयले की विशेषता कही गई। एक था रोलेट एक्ट से संबंधित था, पारित किया 1919 में। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। यह रोलेट एक्ट जिसने भारतीय राजनीति में गांधी युग की शुरुआत की। रोलेट एक्ट 1919 के खिलाफ गांधी जी द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और बिना किसी परीक्षण के मुकदमे अपवर्जन बहिष्कार के लिए रोलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। रोलेट एक्ट 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के जन्मदिन है। जलियांवाला हत्याकांड का हुआ 13 अप्रैल 1919 को। रोलेट जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी।
अर्जुन सिंह धुर्वे किस नृत्य से संबंधित बेगा लोकगीत से संबंधित है? अर्जुन सिंह धुर्वे को मध्य प्रदेश की बेगा नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान में 39 की महत्वपूर्ण जानकारियां क्या क्या है? यह अनुच्छेद समाजवादी तरीके से पुनर्वितरण का उद्देश्य को पूरा करता है। यह अनुच्छेद आर्थिक व्यवस्था को पुनर्संरचित करने के लिए मूल उद्देश्य को पूरा करता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक समुदाय के भौतिक संसाधनों के समावित और नियंत्रण को जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए वितरित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 39C के मुताबिक धन उत्पादन के साधनों को सर्वधारण के लिए अहितकारी तरीके से संकेंद्रित नहीं होनी चाहिए। सूखा प्रबंधन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1973-74 में शुरू हुआ था। सूखा प्रबंधन कार्यक्रम 1973 में एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में एक एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। कार्यक्रम के भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण, विकास और दोहन द्वारा पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए दीर्घकालीन का उपाय रूप में लिया गया। कार्यक्रम अस्थायी सामुदायिक संपत्ति बनाने के लिए ग्रामीण कार्य परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन आधार के एकीकृत विकास के माध्यम से फसल के उत्पादन और भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधन की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल का प्रभाव करना। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। एक पूछा गया था नीली रेखा किस खेल से संबंधित है? तो नीली रेखा आपका आइस हॉकी से संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।